अमरावती शहर सहित जिले के ग्रामीण क्षेत्र लोनी, दरियापुर, चांदूर रेलवे, वलगांव एवं कारंजा, वाशिम, अकोला जैसे क्षेत्रों में रात के समय नागरिकों को लूटने वाले दो शातिर बदमाशों को ग्रामीण अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल, नकद ऐसा कुल मिलाकर 2,76,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया है। पकड़े गए दोनों ही आरोपी बडनेरा के निवासी है और इनमें आरोपी अफजल गनी, अबू बकर गनी उम्र 20 वर्ष निवासी जस्तम चौक, नई बस्ती, बडनेरा, शेख जीशान अब्दुल रहमान उम्र 27 वर्ष, जूनी बस्ती, बडनेरा ने मिलकर लोनी, दरियापुर, चांदूर रेलवे, वलगांव, कारंजा, वाशिम, अकोला में विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया था। ग्रामीण अपराध शाखा ने इन दोनों शातिर चोरों से कड़ी पूछताछ करने के बाद में इन्होंने इस गुनाह की कबूली दी। ग्रामीण अपराध शाखा की यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रभारी अधिकारी सूरज मुंडे, सहायक पुलिस निरीक्षक आनंद पिदुरकर, पुलिस उप निरीक्षक आशीष चौधरी, सहायक पुलिस उप निरीक्षक संतोष मुंदाने, पुलिस हेड कांस्टेबल सुनील केवतकर, संतोष तेलंग, श्याम कुमार गावंडे, चंद्रशेखर खंडारे, दिनेश कनौजिया, साइबर सेल के सचिन मिश्रा, शकील चौहान, विशाल भानु से चालक नितेश तेलगोटे और राहुल सोलोव ने मिलकर की है। ग्रामीण अपराध शाखा की ये सफलतापूर्वक कार्रवाई के चलते दो शातिर लुटेरे जो शहर के निवासी होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों को अंजाम देते थे, उन्हें पकड़कर चोरियों का पर्दाफाश करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आगे इस मामले की जांच के लिए इन दोनों ही आरोपियों को दरियापुर पुलिस के हवाले किया गया है। शहर के मध्य स्थित जस्तम चौक पर खस्ता हाल मोहता बिल्डिंग गिराने के संदर्भ में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे और बिल्डिंग के कुछ किराएदारों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी, जिससे ये मामला प्रतिलंबित था, लेकिन अदालत ने इमारत शिकस्त होने से उसे गिराने के आदेश दिए। शिकस्त हिस्से को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू थी, लेकिन इमारत के तलमंजिले पर स्थित जे फर्निशिंग दुकान की छत को इसमें नुकसान पहुंचा था। याचिकाकर्ता जावरकर ने उनकी दुकान मजबूत होकर खस्ता हाल न होने की बात कही थी। ऐसे में एक बार फिर आज इस इमारत को गिराए जाने का कार्य किया जा रहा था। मनपा पथक जेसीबी लेकर जस्तम चौक स्थित पहुंचा था और कार्रवाई शुरू की गई थी, लेकिन दुकानदारों ने दुकान खाली करने के लिए थोड़ा समय मांगा था। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में इस शिकस्त इमारत का मामला कोर्ट में पहुंचा था। उस समय बिल्डिंग गिराने के आदेश मिले थे। तब मनपा दुकानदारों को नोटिस दी गई थी और जब्ती के आदेश भी निकाले गए थे, लेकिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली नहीं की। ऐसे में 8 अक्टूबर कार्रवाई के लिए पथक पहुंचने के बाद दुकान का सामान भी पथक ने जब्त करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुकानदार दुकान खाली करने के लिए तैयार हो गए थे और आखिरकार ये शिकस्ता इमारत मनपा के अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति में गिराई गई। 8 अक्टूबर को नागरी धन कचरा व्यवस्थापन के अवसर पर महापौर चेतन गावंडे, उप महापौर कुसुम साहू, स्थायी समिति सभापति राधा कुरिल, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े, सभागृह नेता सुनील काड़े ने मिलकर सुकली कंपोस्ट डिपो एवं अकोली धन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प का जायजा लिया एवं वहां के कामों का जायजा लेने के पश्चात ठेकेदार किस तरह से काम करेंगे ये भी उन्होंने जाना और काम के स्वरूप को देखते हुए काम की गति बढ़ाकर जल्द ही काम पूर्ण करने की भी सूचना दी। इस प्रकल्प को सर्वसाधारण सभा में मंजूरी मिली है। यह प्रकल्प शहर के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे जल्द पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस प्रकल्प में काम करने वाले हर एक यंत्रणा ने समन्वय रखकर कार्य करे, स्पष्ट सूचना ठेकेदार व शहर अभियंता को दी गई। सुकली कंपोस्ट डिपो के पुराना कचरे पर बाइमिंग द्वारा प्रक्रिया कर जगह खाली करने की प्रक्रिया शुरू है एवं इस जगह पर प्रोसेसिंग प्रकल्प बनाने के लिए शेड निर्माण कार्य प्रस्तावित है। यह कार्य जल्दी पूरा करने की सूचना दी गई। धन कचरा व्यवस्थापन अंतर्गत विविध प्रकल्प कार्यान्वित करने के लिए बायोमिनिंग प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट का काम के लिए दौरा कर आयोजन किया गया था। ये प्रकल्प पूर्ण क्षमता के साथ त्वरित शुरू करने की सूचना दी गई। नागरिक धन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प के DPR 4 प्लानिंग एक्सपीरियंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को शासन द्वारा नियुक्त किया गया है। इस आधार पर सर्वसाधारण सभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। धन कचरा व्यवस्थापन
पुनर्भरण प्रकल्प सुकली कंपोस्ट डेपो अकोली बाईपास की जगह पर कार्यान्वित करने का कार्य शुरू है। इस अवसर पर पर्यावरण सर्वसाधारण अधिकारी महेश देशमुख, शहर अभियंता रविंद्र पवार, जनसंपर्क अधिकारी भूषण पुसतकर, उप अभियंता मधुकर राउत, तायडे, क्षमाकांत टोपरे, अभियंता सुधीर गोटे, लक्ष्मण पावड़े, राजू कुरिल, कामेश साहू व कंत्राटदार प्रतिनिधि एवं महानगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। भीम ब्रिगेड के बैनर तले आशा वर्करों के आमरण उपोषण का तीसरा दिन था एवं इन आशा वर्करों के साथ में इनकी सहयोगी आशा वर्कर भी आमरण उपोषण में पंडाल में नजर आ रही है। सुबह के समय इन सभी आशा वर्करों ने एकाएक ही जिलाधीश कार्यालय में पहुंचकर जिलाधीश से मुलाकात करनी चाहिए। ये सभी आशा वर्कर जब जिलाधीश के कार्यालय में पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। आशा वर्कर अपनी विविध मांगों को लेकर बीते 3 रोज से आमरण उपोषण पर बैठी है। इनमें कुल 9 आशा वर्कर एवं भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े और शहर अध्यक्ष का समावेश है। तीसरे दिन भी अब तक प्रशासन ने इनकी किसी भी प्रकार से दखल नहीं ली, लेकिन इसी बीच इन आशा वर्करों में से नंदा मेश्राम, संगीता वानखड़े, आयशा तबस्सुम एवं वंदना मोहड़ की प्रकृति बिगड़ने लगी थी और इन सभी की प्रकृति कुछ ज्यादा ही नाजुक सी नजर आ रही थी। 3 दिनों के आमरण उपोषण के पश्चात ये सभी अपने बुलंद हौसलों के बावजूद भी अस्पताल में दाखिल होने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसी बीच जिला सामान्य अस्पताल से आमरण उपोषणकर्ताओं की जांच के लिए डॉक्टर एवं एक कर्मचारी भी वहां पर पहुंचा था और डॉक्टर ने इन सभी आमरण उपोषणकर्ताओं की मेडिकल जांच करनी शुरू की। सभी की बारी बारी से जांच की गई। इस सब के बीच में बड़ा ही ताज्जुब होता है कि कोरोना के नाजुक दौर में जहां पर नागरिकों सहित मरीजों के घर तक जाने वाली ये आशा वर्कर आज स्वयं अपनी विविध मांगों को लेकर न्याय मांगती हुई नजर आ रही है, जबकि उस बुरे दौर में भी इन आशा वर्करों ने अपनी हिम्मत न हार कर जनता के लिए अपनी जान का जोखिम उठाकर, अपने परिवार का जोखिम उठाकर काम किया था और उनके काम का उन्हें क्या सिला दिया जा रहा है ये खुद आप देख रहे हैं। इन 11 उपोषणकर्ताओं में 4 महिलाओं की प्रकृति नाजुक नजर आ रही थी और इसी नाजुक परिस्थिति में उपोषणकर्ता महिला से आइए करते हैं मुलाकात। आज उपोषण का तीसरा दिन है, कैसी तबीयत लग रही है आपकी? आज जरा ज्यादा लग रही है तबीयत। रात को हमारे आंग पे पूरा ये मंडप गिर गया था पानी के वजह से। पूरे मंडप में पानी था, पूरे गादे हमारे गिल्ले हो गए थे। कल मेरा बीपी 100-150 था, आज भी मेरा बढ़ा हुआ है बीपी, उल्टी भी जैसा हो रहा है और यहाँ पे कोई हमको देखने नहीं आ रहा। आज कलेक्टर साहब को जब निवेदन देने हमारी भगिनी गई तो कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि आशा वर्कर आई है, अभी मुझे इनके साथ मिलने से कुछ कोरोना हो जाएगा तो मैं अभी घर में जाके गराड़े करता, लेकिन हमारी कोई मांगनी उन्होंने नहीं की। वो बोल रहे कि 2 सेंटर की आशा अगर काम करती है तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, हमारे भी तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रकृति आपकी और अगर से बिगड़ती है और आपको अस्पताल ले आया जाता है तो क्या आप जाएंगे क्या? मैं तो कभी जाने के लिए हम 10 की तरफ से मैं जितनी भी 10 जन कितने भी गाड़ी सवेरे की एम्बुलेंस आई थी हमको लेने, तो हम नहीं जाएंगे। और कोई गोली, मेरी बीपी बहुत बढ़ती है तो मुझे बीपी की गोली चालू है, लेकिन मैं पानी की वजह से वो गोली नहीं ले रहा पा रही हूँ। और कलेक्टर साहब को बोलिए कि हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसा कि आपने जाना कि ये सभी आशा वर्कर अपनी मांगे जब तक पूरी ना होंगी तब तक आमरण उपोषण छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं तो आमरण उपोषण के अलावा ये अपना इलाज भी करवाने को तैयार नहीं है। इन सब की एक ही मांग है कि हमें कोरोना महामारी के दौर में 300 रुपए प्रोत्साहन भत्ता देने की जो बात कही गई थी उसे मान्य किया जाए एवं आंगनवाड़ी सेविका के तौर पर आशा वर्कर को भी मानधन दिया जाए। 2019 से आयुष्मान एवं इंद्रधनुष के तहत इनके खातों में भी तुरंत पैसे जमा करवाए जाए एवं सभी आशा वर्करों शासकीय सहूलतें मिलनी चाहिए।
इन सभी मांगों के चलते ये सभी 219 आशा वर्कर अपनी अट पर अड़ी हुई है और इनका मार्गदर्शन एवं इनका नेतृत्व करने वाले भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े एवं शहर अध्यक्ष उमेश दुर्योधन ये भी इनके कांधे से कांधा लगाकर इनके लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं और इनका भी एक ही कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए इन आशा वर्करों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये अमरण उपोषण नहीं समाप्त होगा। न जाने ऐसी क्या बात है कि इन आशा वर्करों के मुद्दे का कुछ हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इन आशा वर्करों की जिस प्रकार से प्रकृति बिगड़ रही है ये एक गंभीर चिंता का विषय है। इन सभी के बीच में भीम ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष राजेश वानखड़े से करते हैं मुलाकात। अमरण उपोषण का आज तीसरा दिन है, अब तक के प्रशासन ने क्या दखल ली है आपकी? अभी तक प्रशासन ने कोई दखल नहीं किया। अभी तक कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर आया नहीं और कोई दखल नहीं ले रहा और हमारे सुनने में ऐसा आया कि भाई उनको वहाँ पे मरण दो, मरने के बाद अपन जाएंगे, ऐसा प्रशासन शासन का हमको सुनने के आया। अभी आपके फिलहाल उपोषणकर्ताओं में कुछ आशा वर्कर्स है जिनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी है, डॉक्टर्स भी आए हुए चेक करने के लिए, उन्होंने क्या ओपिनियन दिए और ये लोगों का क्या फैसला है कि वो इलाज कराना चाहते हैं कि वो इसी तरीके से उपोषण पर रहेंगे? उनका तो ओपिनियन वो देते रहेंगे। उनका तो सबसे पहले बात तो पहले वजन काटा खराब है, उसमें कल बताया वेट कल 50 बताया, आज 70 बता रहा वेट, तो इससे हमारा वो कैसा उनका थोड़ा सा हमको उस पर डाउट है। तो वो जानबूझकर भी हमको ले जा सकते हैं एडमिट करने के लिए, तो यहाँ से कोई एडमिट होगा नहीं जब तक मांगने पूरे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे हमारी यहाँ पे जान जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पर मांगनी पूरी होने से हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बस ये हमारा आखिरी और अंतिम निर्णय है और ये सब आशा वर्कर भगिनों के ओर से, नहीं तो नाम भी पूछ सकते हैं उनको। 11 लोगों में से कितने लोगों की आज की तारीख में प्रकृति खराब हुई हुई है? 5 लोगों की। 5 लोगों की? 5 महिला ही है आशा वर्कर। पांचों की पांचों। और यहाँ पर जो हालात जो दिख रहे हैं, रात में सुनने में आया कि रात में यहाँ पर आपके बंदोबस्त के लिए सुरक्षा के लिए कोई कर्मचारी भी तैनात नहीं रहता है? कोई भी नहीं रहता, एक भी नहीं रहता रात में कोई नहीं, हम ही रहते। कल तो यहाँ पे एक जन आके बिल्कुल गाली गलौज करके गया कि आप काय के लिए बैठे, ऐसा वैसा। कलेक्टर को गाले दिए, मेरे को भी गाले दिए, हमारे सिलेदार को गाले दिए, संगठना आशा वर्कर को भी गाले दिए, तुम्हारे काम नहीं हो तो काम पे जाओ मत। पर वो हमने लिखित नहीं किया, हमने बताया नहीं। सुबह अपने यहाँ की कुछ आशा वर्कर्स जो है जिलाधीश के कार्यालय में भी गई थी, जिलाधीश से उनकी क्या वार्तालाप हुई और वहाँ से क्या आश्वासन मिला? जिलाधीश का ये कहना है कि ये मेरे अंडर में नहीं है और अगर जिलाधीश के अंडर में ये नहीं है तो फिर जिलाधिकारी के अंडर में क्या है, ये हमारी उनसे एक पूछताछ है। और हमारे आशा वर्कर भगिनी को वहाँ पे बोला गया कि आप डिस्टेंस रखो, यानी कलेक्टर साहब के कैबिन में जाएंगे तो आप डिस्टेंस रखो। पर जब आशा वर्कर कोरोना पॉजिटिव के घर पर जाके उसके सदस्य की जब तपासी करती है, जांच करती है, तब उनका डिस्टेंस कहाँ पर जाता, तब कलेक्टर साहब बोलते क्या है कि आप डिस्टेंस रखो करके, क्यों? और दूसरा कौन सा अधिकारी बोलता है कि डिस्टेंस रखो करके, तब डिस्टेंस का क्या है वो हमको बताए, जिलाधिकारी साहब हमको बताए कि वो डिस्टेंस का प्रॉब्लम क्या है। वो उतना जब कोरोना पॉजिटिव का डिस्टेंस अगर वो चेक करते हैं तो उनमें कितना डिस्टेंस रहना चाहिए। आशा वर्कर्स जब ग्राउंड फील्ड पर पिछले 5 महीने से काम कर रही थी, जब घरों घर जाकर जो है वो सारे मरीजों की जांच कर रही थी, उस समय उन लोगों को सुरक्षा के लिए क्या क्या सामान दिया गया था? आपको सुरक्षा के लिए कोई किसी प्रकार की किट दी गई थी, क्या दिया गया था? नहीं, किट नहीं, सिर्फ ग्लव्स और टोपी। ये हरी टोपी वो भी 3 महीने में एक ही बार दिया, सैनिटाइजर 3 महीने में एक बार दिया था। तब उस समय किसी को ये बात ध्यान में नहीं आई कि आप लोगों के जो है संदर्भ में जिस प्रकार से शासकीय कर्मचारियों के लिए बीमा का जो है आह्वान किया गया है, तो आप लोगों के लिए बीमा के बारे में किस तरीके की कोई योजना बनाई गई थी क्या? कि कल को आपको कुछ होता है या आप काम करते समय आप एक्सपायर्ड होते हैं, जिस तरीके से शासकीय कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का मानधन दिया जा रहा था, फिर आप भी तो ग्राउंड फील्ड पे काम कर रहे थे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कहा? सिर्फ आश्वासन दिया। 50 लाख रुपए का जब कोई आशा वर्कर डेट होती है तो 50 लाख रुपए उसके नाम से लगते हैं, पर वो मिले ही नहीं अभी तक। वो मेंढी गांव की तालुका आमनेर वरुड़ के जो मेंढी गांव की जो आशा वर्कर गुजर गई कोरोना के लागन से, उसे अभी तक क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसके घर वाले आके मुझे फोन कर रहे हैं, पर वो यहाँ पे आके उनको कुछ वापस भेज दे रहे। वैसे ही इसमें क्या होगा? आज अगर किसको लागन होती है, कल अगर किसको लागन होती है तो उसका क्या? उसके वो सही है सब मानने लेके हम बैठे।
और ये सब मांगने जब पूरे होंगे तभी हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो उठेंगे नहीं।